नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया है और बहुत हैरान करने वाला और बिल्कुल एक तरह से इसको हम कह सकते हैं कि चुनावी दांव या चुनावी ब्रह्मास्त्र प्रधानमंत्री ने चला दिया है। और इसकी काट अब वो लोग कैसे करेंगे जो बरसों से दलितों और पिछड़ों की राजनीति करते रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसके बाद उत्तराखंड में भी चुनाव है, उत्तराखंड में भी 2022 में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भी 2022 में है, पंजाब में भी है, 2022 में चुनाव है। तो एक तरह से ये कैबिनेट का जो विस्तार है, मंत्रिमंडल का जो विस्तार है, इसमें बड़े ही सलीके के साथ और बहुत ही कैलकुलेशन के साथ इसमें काम किया गया है। 15 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं और 28 राज्य मंत्री बनाए गए हैं, 7 महिला मंत्री हैं, इसमें सहयोगी दलों के 3 मंत्री हैं और इसमें पिछड़े वर्ग को अच्छा खासा प्रतिनिधित्व दिया गया है और 13 ऐसे मंत्री हैं जो पेशे से वकालत करते हैं। 20 चेहरे ऐसे हैं जिसमें कि जो कि पिछड़े वर्ग से आते हैं। खास तौर से ये देखा गया है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश से जो मंत्री बनाए गए हैं, जो राज्य मंत्री बनाए गए हैं, अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से राज्य मंत्री बनाया गया है, लेकिन केंद्रीय मंत्री नहीं। उसका सादा सवाल है, उसकी ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि जो जातिगत समीकरण हैं उत्तर प्रदेश में, देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में क्या कहते हैं, जातिवाद एक खुला सच है। ठीक, उसको साधना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बगैर आप वहाँ चुनाव नहीं जीत सकते। तो इन राज्य मंत्रियों की जिम्मेदारी होगी कि वो दलित वोट को या पिछड़े वोट को अपनी ओर आकर्षित करें। उत्तर प्रदेश में दलित वोट करीब 6-7% है, उसके बाद ओबीसी है, तो उस पर इनकी नज़र रहेगी। और उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में आपने देखा कि अभी 2 दिन पहले ही पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, वहाँ भी ब्राह्मण चेहरे को बनाया गया है, इस बार कुमाऊं को प्रतिनिधित्व दिया गया है। और केंद्र सरकार में भी जो राज्य मंत्री के तौर पर अजय भट्ट, जो कि उधम सिंह नगर नैनीताल से सांसद हैं, उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। तो एक तरह से केंद्र सरकार में भी और राज्य सरकार में भी ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। ये पूरा साधने की कोशिश की गई है, पूरा कैलकुलेशन है। अब हम आते हैं, रविशंकर प्रसाद की छुट्टी हो गई, प्रकाश जावड़ेकर की छुट्टी हो गई। रविशंकर प्रसाद आईटी मिनिस्टर थे और उनके पास दूसरे मंत्रालय भी थे। इसी तरह प्रकाश जावड़ेकर के पास भी मंत्रालयों का बहुत बड़ा उनके पास भार था, एक तरह से हैवी इंडस्ट्री जैसे, और इसके अलावा पर्यावरण मंत्री भी थे वो। तो वो शायद उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो उनको उस जिम्मेदारी से मुक्त किया गया है। रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर के बारे में ऐसा सुना जा रहा है कि इनकी संगठन में इनका सहयोग लिया जाएगा, इनके तजुर्बे का लाभ उठाया जाएगा। अच्छा, दोनों ही वैसे प्रवक्ता भी रहे हैं, वक्त वक्त पर ये लोग मीडिया के सामने भी आते हैं। तो अब इसके अलावा डॉक्टर हर्षवर्धन, इनको हटाया जाना, और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि एचआरडी मिनिस्टर थे, उस खराब स्वास्थ्य के कारण उनसे इस्तीफा लिया गया है और उनकी जगह, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि वहाँ उत्तराखंड से एक मंत्री बनाया गया है, राज्य मंत्री, जिनका नाम अजय भट्ट है। अजय भट्ट के बारे में मैं थोड़ा बता दूं आपको। बहुत ही गरीब परिवार से आते थे, इनका शुरुआती जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण रहा और कहते हैं कि इन्होंने अपने घर का खर्च चलाने के लिए इन्होंने सब्जी तक बेची है। बहुत ज़मीनी स्तर से ये ऊपर उठे हैं और वैसे ये इन्होंने लॉ किया है और ये कानून के छात्र भी रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि रमेश पोखरियाल निशंक के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनको मंत्री बनाया गया। जैसे कि आपको मालूम था, ये कांग्रेस छोड़ के आए थे। आज सचिन पायलट या शायद अपना मन महसूस रहे होंगे कि उस वक्त जब ये लहर चली थी, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया आए थे, अगर उस समय सचिन पायलट ने एक डिसीजन ले लिया होता तो शायद आज वो भी इस मंत्रिमंडल में शामिल होते। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि ये हो गए। और डॉक्टर हर्षवर्धन को इसलिए हटाया गया क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन
कोविड की दूसरी लहर में ठीक से मैनेज नहीं कर पाए, क्योंकि जो ऑक्सीजन की कालाबाजारी जिस तरह से हुई और जिस तरह से ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन दिल्ली को मिल गई, तो जब ऑडिट हुआ तब ये बातें सामने आई। तो डॉक्टर हर्षवर्धन कहीं ना कहीं वो केजरीवाल ने जो किया दिल्ली के अंदर, जो केजरीवाल ने जो कारस्तानियाँ की, ये उनका खामियाजा कहीं ना कहीं डॉक्टर हर्षवर्धन को भुगतना पड़ा है। डॉक्टर साहब जो है वो एक सर्जन है और बहुत काबिल आदमी है, और उनको उनका हटना अपने आप में बहुत हैरान करने वाला है। लेकिन उनसे भी प्रधानमंत्री काफ़ी खुश थे उनसे शुरू में, लेकिन बाद में ऐसा हुआ, कुछ रिपोर्ट ऐसी मिली जैसा कि मैंने आपको बता दिया। तो अब जो भी स्वास्थ्य मंत्री बनेगा, लेकिन ये जो पूरा जो ये गेम प्लान है, ये पूरा उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव को मद्देनज़र रखकर किया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से प्रतिनिधित्व दिया गया है ओबीसी और दलितों को, वो वैसे तो पूरे जो कैबिनेट का जो विस्तार हुआ है, इसमें इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है, और जगहों से भी लिए गए, लेकिन उत्तर प्रदेश से खासकर जो लिया गया है वो केवल जातीय समीकरणों को साधने के लिए लिया गया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में खासतौर से रिपोर्ट ली जा रही थी पिछले कई दिनों से, संगठन के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता वहाँ जाते रहे और आरएसएस के जो लोग भी वहाँ जाते रहे, फीडबैक लेते रहे। योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया, कुछ बीच में ऐसी खबरें उड़ी कि योगी जी के सामने चुनौतियां हैं तो उससे कैसे लड़ा जाए। तो कहीं ना कहीं एक ताकत देने के लिए, योगी आदित्यनाथ को ताकत देने के लिए ही ये सारा काम किया गया है, ताकि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह से चुनाव जीता जा सके। देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे 2014 में, तो उन्होंने खुद भी एक ओबीसी नेता बनने की कोशिश की थी, और उन्होंने उस समय कहा था कि हमारे मंत्रिमंडल में ओबीसी और पिछड़ी जाति दलितों को पूरा प्रतिनिधित्व मिलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ये 2017 में भी ऐसा नहीं कर पाए विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में, वो 2019 में भी ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन अब 2022 में मोदी जी को एक ख्याल आया है, और मोदी जी का एक पहले ही वो कह रहे थे, वो इन्होंने एक मंत्रिमंडल एक तरह से पूरा अप्रेजल करा लिया था, मंत्रियों का जो अप्रेजल था, उनके पूरा रिपोर्ट कार्ड, उनसे बातचीत की गई बुला के कि भाई, तो जो मंत्री संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जो अपने काम को, जो खुद को साबित नहीं कर पाए, वो उनको जाना पड़ा। तो मोदी जी ने पहले ही कह दिया था प्रधानमंत्री ने कि आइदर परफॉर्म और गो, और बीच का कोई रास्ता नहीं है। तो ये पूरी जो कवायद की गई है, ये चुनाव को देखते हुए की गई है। जहां जहां चुनाव है वहां संतुलन बिठाने की पूरी कोशिश की गई। और अब देखना यह है कि अब देखिए, अभी तो जिम्मेदारियां बांटी जाएंगी, पोर्टफोलियो दिए जाएंगे, किसको क्या दिया जाता है, फिर उसके बाद उनकी भी परफॉर्मेंस काउंट होगी, क्योंकि चुनावी साल नज़दीक है। तो इसमें किसी भी तरह की कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी, ये देखने वाली बात है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना पूरा ख्याल रखिएगा। नमस्कार।